Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमिस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। एंड जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोगों ने यूनिट 1 पूरा कवर कर लिया था। यूनिट 2 में हम लोगों ने सप्लाई क्या होता है वो कवर किया था। हम लोगों ने कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सप्लाई उसके बारे में डिस्कस किया था। सप्लाई विदाउट कॉन्सिडरेशन, कॉन्सिडरेशन क्या होता है, स्केड्यूल 2 एक्टिविटीज, स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज, नॉन नेगेटिव लिस्ट इन जीएसटी, मतलब कौन कौन से एक्टिविटीज को हम सप्लाई नहीं बोलेंगे, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई इन जीएसटी। ओके, देखो जीएसटी पहले तो सर किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? जीएसटी एप्लीकेबल होगा सप्लाई के ऊपर। जब गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई होता है तब जीएसटी एप्लीकेबल होता है। लेकिन सर जीएसटी कब अप्लाई होगा, मतलब सप्लाई कब कंप्लीट होगा? व्हेन द टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि हमें पता है कि सप्लाई के ऊपर ही जीएसटी लगेगा। लेकिन इसमें 3 चीजें हैं आपका सप्लाई में। सिर्फ सप्लाई से काम नहीं चलता है, सप्लाई में आपको 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है। एक होता है आपका टाइम, एक होता है आपका प्लेस और एक होता है आपका वैल्यू। ठीक है, ये तीनों चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। क्यों सर ध्यान देना है? देखो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि भाई कौन से टाइम पे सप्लाई हो, क्योंकि जीएसटी आपको मंथली देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे इनकम टैक्स होता है ना कि आप एनुअली एक ही बार में पूरा साल भर का टैक्स दे देते हो गवर्नमेंट को या फिर रिटर्न फाइलिंग करते हो, ऐसा नहीं होता है जीएसटी में। जीएसटी में या तो आपको क्वार्टरली जीएसटी फाइल करना पड़ता है या तो आपको मंथली फाइल करना पड़ता है। और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो कौन से मंथ पे आता है, ताकि उसी मंथ में आपको जीएसटी देना है। फिर आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लेस ऑफ सप्लाई इसी वजह से इंपॉर्टेंट है ताकि पता चलेगा कि आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कौन से स्टेट में है और कौन से स्टेट को जीएसटी मिलना चाहिए, कौन से स्टेट को जीएसटी मिलना चाहिए। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी कितने अमाउंट के ऊपर लगेगा ये भी तो पता होना चाहिए ना। सो टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, these are the 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी। these are the मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन जीएसटी और इन कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सो आज हम लोग क्या कवर करेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, फिर हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई भी डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई भी डिस्कस करेंगे। देखो आपकी सिलेबस अगर मैं देखूं इतना ज्यादा डीपली आपकी पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक ओवरऑल नॉलेज भी अगर कैरी करोगे ना जीएसटी में बीकॉम लेवल में कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, दैट इज एनफ। आप लोगों के लिए बहुत एनफ हो जाएगा। सिर्फ आपको ये पता चल जाए कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस इतना ही बहुत एनफ है। और ये जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको मिल जाएगा। आप इजीली से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। और आप क्या कर सकते हो, टाइम ऑफ सप्लाई को 2-3 पेज में ही पूरा का पूरा खत्म कर सकते हो। ठीक है, बहुत डीप लेवल में आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको बोरिंग लग रहा है बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ताकि आपको पता चलेगा कि जीएसटी किसी भी चीज, अगर कोई भी चीज आप खरीद रहे हो या फिर कोई भी चीज आप बेच रहे हो तो कब आपको जीएसटी, मतलब कब जीएसटी में सप्लाई ट्रीट करना है, आपको कब आपको सप्लाई ट्रीट करना है। इसीलिए हमें टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हम जीएसटी सही महीने में सही टाइम पे लगा पाए। ठीक है, चलो सेक्शन 12 जो है ना सीजीएसटी एक्ट वो आपको बताता है टाइम ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स। और सेक्शन 12 आपका क्या बता रहा है सर? द लाइबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन गुड्स और सर्विसेज, द लाइबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन गुड्स और सर्विसेज अराइजेस एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स, अगर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें, देखो क्या बोल रहे हैं कि भाई the liability to pay GST on goods or services arises at the time of supply of the goods and services। जीएसटी देने का जो लाइबिलिटी आएगा, जीएसटी देने की जो लाइबिलिटी आएगा सर वो कब आएगा? जब गुड्स और सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई आपको पता चलेगा। द लाइबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन गुड्स और सर्विस अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज।
सपोज मैं कोई चीज सप्लाई कर रहा हूं, उसका टाइम इसी महीने में आ रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं नवंबर के महीने में आ रहा है, तो मुझे इसके जीएसटी दिसंबर 20 से पहले पहले गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। तो इसीलिए द लायबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन गुड्स और सर्विसेज एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज अराइजेस एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ओके, अच्छा, सेक्शन 12 हम लोगों का बोलता है, सेक्शन 12 हम लोगों का क्या बोलता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स। सेक्शन 12 बोलता है कि भाई गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 हमें क्या बोलता है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। ओके, अब ये क्या बोलता है कि इन दोनों डेट्स में से व्हिच एवर इज अर्लियर, इन दोनों डेट्स में से व्हिच एवर इज अर्लियर, व्हिच एवर इज अर्लियर वो हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। इन दोनों डेट्स में से व्हिच एवर इज अर्लियर वो आपका हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। सो कौन सा डेट है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर ने, आपने कोई गुड्स खरीदा ना, सप्लायर ने जिस दिन इनवॉइस इश्यू किया, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द गुड्स। सर गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई, गुड्स के केस में सर टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, व्हिच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ एन इनवॉइस बाय द सप्लायर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, और लास्ट डेट ऑन व्हिच द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। ओके, देखो, या तो डेट ऑफ इनवॉइस यानी कि जिस दिन इनवॉइस इश्यू किया गया, या फिर अंडर सेक्शन 31 जो जीएसटी में इनवॉइस इश्यू करने का लास्ट डेट है वो, व्हिच एवर इज अर्लियर। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मतलब सिंपल एग्जांपल है, आपको समझ लो कि मैंने किसी को सप्लाई किया गुड्स, मैंने किसी को गुड्स सप्लाई किया, मैं सप्लायर हूं, ओके, मैं हूं सप्लायर, मैंने किसी को गुड्स सप्लाई किया, तो मेरा जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो क्या होगा, जिस दिन मैंने गुड्स की सप्लाई किया, जिस दिन मैंने इनवॉइस इश्यू किया। सपोज मैंने किसी को गुड्स सप्लाई किया 26/11/2025 में, ठीक है, 26/11/2025 में मैंने गुड्स सप्लाई किया। इनवॉइस मैंने कब इशू किया सर, इनवॉइस इशू किया मैंने, इनवॉइस इशू किया 28/11/2025 में। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, यहां पे लिख रहा हूं इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस सर कौन सा है, 30 नवंबर 2025। तो सर मेरे लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, देखो मैंने सप्लाई कब किया, गुड्स ट्रांसफर कर लिया फिजिकली 26 को, ओके। इनवॉइस कब इशू किया सर, 28 नवंबर को मैंने इनवॉइस इशू किया, एंड इनवॉइस इशू करने का जो लास्ट डेट था वो लास्ट डेट कौन सा था सर, 30 नवंबर 2025। तो सर टाइम ऑफ सप्लाई यहां पे क्या होगा, बहुत ही सिंपल आंसर है, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, व्हिच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर आएगा, जो भी पहले आएगा वो हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहां पे वही लिखा है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ एन इनवॉइस बाय द सप्लायर, सप्लायर ने जिस दिन इनवॉइस इश्यू किया वो वाला डेट, और लास्ट डेट ऑन व्हिच द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। सो ये है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। अच्छा सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेट लास्ट डेट है इनवॉइस इशू करने का, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेट लास्ट डेट है इनवॉइस इशू करने का, हमें कैसे पता चलेगा वो बता दीजिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक टाइम लिमिट दे रखा है, हमें यहाँ पे जीएसटी एक्ट में एक टाइम लिमिट दे रखा है, जिस टाइम लिमिट में क्या होगा आपको इनवॉइस इशू करना है। सो कौन सा वो टाइम लिमिट है, तो टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस, the time limit for issuance of tax invoice in case of taxable supply of the goods। तो सर टाइम लिमिट क्या है, इनवॉइस इश्यू करने का टाइम लिमिट जीएसटी में क्या है, देखो यहां पे दो केसेस है। नंबर 1, where the supply involves movement of goods, अगर जो सप्लाई हो रहा है गुड्स का, उसमें गुड्स की मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह गुड्स जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर द सप्लाई टू द रिसिपेंट। जिस दिन गोडाउन से गुड्स निकल के रिसिपेंट के लिए गया ना,
वही डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग पहले कवर कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। सो गुड्स की केस में सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, गुड्स की केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। देखो गुड्स के केस में ये दोनों डेट में से जो भी डेट पहले आएगा वो डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स। सो नंबर 1, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया, या फिर जो लास्ट डेट है सप्लायर का इनवॉइस इशू करने का। ठीक है, जो जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया, या फिर जो लास्ट डेट है और जो ड्यू डेट है इनवॉइस इशू करने का बाय द सप्लायर। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ड्यू डेट कौन सा है? इसके लिए प्रोविजन हमें दे रखा है जीएसटी एक्ट के अंदर। बोल रहे हैं कि 2 टाइप के सप्लाई है। अगर सप्लाई में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, अगर सप्लाई में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि सप्लाई हो रहा है गुड्स का और गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जिस दिन आपने रिसिपेंट को देने के लिए गुड्स रिमूव किया, रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपेंट, रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपेंट, रिसिपेंट को देने के लिए जिस दिन आपने गुड्स रिमूव किया वो डेट हो जाएगा आपका डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। उसी दिन आपको इनवॉइस इशू करना है। ओके, और व्हेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, अगर सप्लाई में गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर सप्लाई में गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपेंट ऑफ द गुड्स। जिस दिन आपने गुड्स की डिलीवरी कंप्लीट कर लिया ना, जिस दिन आपने गुड्स की डिलीवरी कंप्लीट कर लिया वो दिन हो जाएगा आपका ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, यानी कि वो डेट आपका लास्ट डेट है इनवॉइस इशू करने का। अगर सप्लाई में गुड्स की मूवमेंट है तो उस केस में क्या होगा, रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपेंट। अगर सप्लाई में गुड्स की रिमूवल नहीं हो रहा है, गुड्स की मूवमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपेंट ऑफ द गुड्स। ओके, जिस दिन गुड्स आपने डिलीवर किया या फिर जिस दिन आपने कस्टमर को या फिर बायर को गुड्स अवेलेबल कराया, वो दिन है आपका ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, यानी कि इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट। ठीक है, चलो सर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द गुड्स। अगर गुड्स में कंटिन्यूअस सप्लाई है, यानी कि अगर आप एक सप्लायर से बार बार गुड्स खरीद रहे हो या फिर एक ही बायर को आप बार बार गुड्स इंस्टॉलमेंट में या फिर शिपमेंट में बेच रहे हो, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द गुड्स, इन केस ऑफ continuous supply of the goods where successive statement of accounts or successive payment are involved, the invoice shall be issued before or at the time of each statement is issued or each such statement of payment is received। देखो सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरा घर बनने वाला था, मैं एक डीलर के पास गया जो कि सीमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है। मैंने उसे बोला कि सर मैं एक बहुत बड़ा घर बनाने वाला हूँ, चलो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मुझे 2000 पैकेट की सीमेंट चाहिए, 2000 पैकेट्स, 2000 सीमेंट पैकेट्स, 2000 सीमेंट की जो पैकेट्स आते हैं ना, वो पैकेट्स मुझे चाहिए। लेकिन मुझे एट ए टाइम नहीं चाहिए, मैं आपसे ही खरीदूंगा, 2000 सीमेंट्स आपसे ही खरीदूंगा, लेकिन आप उसी हिसाब से मुझे भाव लगाइए कि मतलब 2000 सीमेंट्स खरीदने के लिए आपका पर पैकेट कितना आएगा, मुझे सही रेट लगाइए। लेकिन मैं ये 2000 पैकेट्स एट ए टाइम नहीं खरीदूंगा, या फिर मैं एट ए टाइम आपको पेमेंट भी नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, किस दिन मुझे 40 पैकेट चाहिए, किस दिन मुझे 10 पैकेट चाहिए, कुछ दिन मुझे 100 पैकेट चाहिए, लेकिन टोटल मेरे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने बोला है कि 2000 पैकेट चाहिए, तो खरीदूंगा तो आपसे ही, लेकिन 40, 50, 100 ऐसे करके पूरे साल भर में खरीदूंगा। और इस तरह से वो डीलर राजी हो गया और मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो उस केस में, इस केस में ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कब होगा सर, इनवॉइस कब इश्यू करना चाहिए? तो यहां पे बोल रहे कि अगर अकाउंट्स में ये मेंटेन हो रहा है ना, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व। अगर आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, साथ में मैं कुछ पेमेंट भी दे रहा हूं, तो उस केस में अगर अकाउंट्स में आप बोल रहे हो कि भाई इनवॉइस आप टाइम टू टाइम दे रहे हो कि 40 बोरी आपके पास गया, मैं 40 बोरी का पेमेंट दे रहा हूं, या फिर अकाउंट में आप मेंटेन कर रहे हो कि 40 बोरी डिलीवर हो गया, तो उस केस में क्या होगा, जिस डेट को सक्सेसिव स्टेटमेंट आपने इशू किया या फिर जिस डेट को आपको पेमेंट मिला, दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर, वो डेट आपका क्या हो जाएगा, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हो जाएगा। ठीक है,
जिस दिन आपने अकाउंट में लिखा या फिर जिस दिन आपने पेमेंट रिसीव किया, दोनों केस में जो डेट पहला आएगा वो क्या हो जाएगा, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हो जाएगा। ओके, अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भी बेचा जाता है। कभी कभी क्या होता है, गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भी बेचा जाता है। तो सपोज कि मेरा दोस्त का एक मतलब बाइक का शोरूम था, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम था। तो मैंने बोला कि भाई इलेक्ट्रिक बाइक आजकल चल रहा है, तो मुझे भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए। तो उसने बोला कि हाँ तू ले ले, ये जो गाड़ी अच्छा है। मैंने बोला मैं कैसे बिलीव कर लूँ। तो उसने बोला कि काम कर, तू ये ले और चला कुछ दिन, टेस्ट ड्राइव वगैरह ले इसका, अगर तुझे पसंद आता है तो ही तू लेना, वरना मत लेना। ठीक है, सो अगर गुड्स मुझे दिया गया है ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल किया गया ऑन अप्रूवल बेसिस, अगर कस्टमर अप्रूवल करेगा तभी सेल होगा, वरना नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, देखो, इनवॉइस ऑफ गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। इनवॉइस ऑफ द गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। इनवॉइस जो गुड्स अप्रूवल बेसिस पे सेल किया गया है उसका इनवॉइस सर आपको कब रिसीव करना चाहिए, कब इशू करना चाहिए। देखो दो डेट है, द डेट व्हेन द रिसिपेंट इंडिकेट दैट ही हैज एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ द गुड्स। जिस दिन जिसको गुड्स भेजा गया ना, सपोज मेरे दोस्त ने मुझे एक गाड़ी भेजा, इलेक्ट्रिक गाड़ी, कि भाई ये देख चला ले, तूने बोला था कि गाड़ी खरीदूंगा, तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी चला ले, अगर तुझे पसंद आता है तो मुझे हाँ बोल देना, मैं बिल बना दूंगा, ठीक है, मैं तेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन कर लूंगा। सो मुझे अप्रूवल बेसिस पे मिला है, या तो मैं हाँ बोलूंगा या तो ना बोलूंगा। अगर ना बोलूंगा मैं तो क्या होगा, सप्लाई नहीं होगा, कोई भी जीएसटी का लायबिलिटी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं हाँ बोल देता, अगर मैं अप्रूवल दे देता तो सप्लाई ट्रीट करना पड़ेगा। तो कौन सी डेट को सर इनवॉइस इशू करना चाहिए, जिस डेट को मेरा अप्रूवल आता है, मैंने जिस दिन अप्रूवल दे दिया उसी दिन क्या होगा, इनवॉइस इशू किया जाएगा। सो द डेट व्हेन द रिसिपेंट इंडिकेट दैट, द डेट व्हेन द रिसिपेंट इंडिकेट दैट he accept the supply of the, he or she accept the supply of the goods। ओके, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने गुड्स रिसीव कर लिया, अब ये चीज मेरा है, अब मैं इससे खरीदूंगा, तो क्या होगा, उसी दिन आपको इनवॉइस इशू करना है। लेकिन मैं ठहरा बहुत ही मतलब क्या बदतमीज आदमी, ओके, मेरे पास कोई शर्म वगैरह नहीं है, बेशरम आदमी हूं मैं। मैंने अपनी दोस्त से गाड़ी ले लिया, 6 महीना चला रहा हूं, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा हूं, वाइफ को घुमा रहा हूं, 6 महीने तक मैंने कोई अप्रूवल नहीं दिया। तो उसने बोला कि भाई अप्रूवल के लिए दिया था, यूज करने के लिए नहीं दिया था। तो अगर 6 महीने तक कस्टमर का अप्रूवल नहीं आता है तो आप उसे डीम्ड सेल मान लोगे कि भाई हाँ अब इसे गाड़ी पसंद आ चुका है। तुझे 1-2 दिन के लिए दिया था टेस्ट ड्राइव करने के लिए, 6 महीने नहीं दिया था, तो इसका मतलब विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स, अगर आप गुड्स रिटर्न नहीं कर रहे हो 6 महीने में, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने खरीद लिया है, सप्लाई ट्रीट कर लेंगे और इनवॉइस इशू किया जाएगा। तो इन दोनों डेट में से व्हिचएवर इज अर्लियर वो अप्रूवल बेसिस पे हो जाएगा। 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिमूवल ऑफ द गुड्स और द डेट व्हेन द रिसिपेंट ऑफ द गुड्स एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ द गुड्स। अगर जिस दिन रिसिपेंट ने सप्लाई एक्सेप्ट कर लिया वो डेट, और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन उसकी शोरूम से गाड़ी मेरे घर को आया था उस दिन से 6 महीने तक क्या करेगा, वो वेट करेगा, उसके बाद इनवॉइस इशू करेगा। चलो अच्छा, यहां पे एक चीज आपको समझना चाहिए कि सर पेमेंट का क्या सिस्टम है। सर पेमेंट का सिस्टम क्या है, मतलब कब हम ट्रीट करेंगे कि वो पेमेंट हमने रिसीव किया है या फिर नहीं किया। तो पेमेंट का बहुत ही सिंपल सा स्कीम है, देखो, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट कब होगा, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। पेमेंट कौन सी डेट को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, इन दोनों डेट में से जो भी डेट जल्दी आ जाएगा ना, व्हिचएवर इज अर्लियर, वो डेट हम पेमेंट डेट एक्सेप्ट करेंगे। नंबर 1, the date on which payment is enter in the books of account of the supplier। जिस दिन पेमेंट सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री किया गया वो दिन, और द डेट ऑन व्हिच द पेमेंट इज क्रेडिटेड हिज बैंक अकाउंट, जिस दिन पेमेंट बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ और जिस दिन पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, जो डेट पहले आ जाएगा ना वो डेट हो जाएगा क्या, डेट ऑफ पेमेंट। एक एग्जांपल मैं देता हूं, देखो बहुत ही सिंपल है, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने अपने दोस्त से गाड़ी खरीदा, ठीक है, गाड़ी मुझे पसंद आया, तो मैंने क्या किया, गाड़ी था 2 लाख का बाइक था, मैंने 2 लाख इमीडिएटली उसे दे दिया अपने अकाउंट के में। मैंने बोला कि भाई देख मैंने पेमेंट कर लिया, मुझे कल गाड़ी चाहिए। तो उसने बोला हाँ भाई ठीक है मैं गाड़ी दे दूंगा। 2 लाख मैंने इमीडिएटली फोन पे में उसे पेमेंट कर लिया, राइट, ऑनलाइन मैंने पेमेंट कर लिया।
लेकिन उस बेचारे ने क्या किया, उसका मतलब संडे था, मैंने पेमेंट दे दिया पहले। अब संडे को उसका ऑफिस ऑफ था, उसका जो अकाउंटेंट था वो छुट्टी में था, तो उसकी अकाउंटेंट ने क्या किया, रिकॉर्ड किया उसे मंडे को। तो यहां पे क्या है, डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन मैंने पेमेंट किया, पेमेंट उसकी बैंक अकाउंट को संडे को क्रेडिट हो गया। लेकिन बुक्स में कब रिकॉर्ड हुआ, बुक्स में रिकॉर्ड हुआ मंडे में, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट मंडे में ही, ऑफिस मंडे में ही ओपन था। तो इसी वजह से यहां पे डेट ऑफ पेमेंट कौन सा कंसीडर किया जाएगा, संडे कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, ऐसा है कि मैंने अपने दोस्त से जब खरीदा बाइक ना, मैंने उसे एक चेक दे दिया, इमीडिएटली 2 लाख का चेक लिखा, मुझे गाड़ी पसंद आया, मैंने गाड़ी ले आया, चेक इमीडिएटली उन्हें दे दिया मैंने, ओके, चेक इशू कर लिया मैंने। अब उस केस में क्या हुआ कि उन लोगों ने इमीडिएटली सेल रिकॉर्ड कर लिया कि भाई यहाँ 2 लाख का गाड़ी सेल हुआ है, अकाउंट में मेंटेन कर लिया। लेकिन चेक वो बैंक में गए, 2 दिन के बाद, वो उसे बैंक जाना था, 2 दिन के बाद वो जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। तो उस केस में क्या है, देखो बहुत ही सिंपल सा चीज है कि भाई बैंक में बाद में रिकॉर्ड, मतलब बैंक में बाद में डिपॉजिट हुआ है, बैंक अकाउंट बाद में क्रेडिट हुआ है, लेकिन उससे पहले अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया था। तो उस केस में जिस दिन मैंने चेक इश्यू किया वो डेट हो जाएगा डेट ऑफ पेमेंट। तो आप मोटा मोटी समझ लो कि अकाउंट में जिस दिन आप बुक ऑफ अकाउंट करते हो ना, बुक ऑफ अकाउंट में जिस दिन रिकॉर्ड हुआ या फिर पेमेंट जिस दिन रिसीव हुआ, मतलब अकाउंट में एक्चुअली जो क्रेडिट का मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, वो मैसेज जिस दिन आया, दोनों में से जो डेट पहला आता है वो है आपका डेट ऑफ पेमेंट। ओके, चलो अब ये वाला कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स रिसीव्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर क्या होता है, पहले वो बता दीजिए, उसके बाद आप लोग हमें टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ाना। तो इसे बोला जाता है शॉर्ट में आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसे लोगों से गुड्स खरीदते हैं ना जो कि वैल्यूएबल भी है, जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो लोग क्या होते हैं, वो लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं या फिर वो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हैं, इसीलिए वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेते। तो हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मली जीएसटी किसे देना है, नॉर्मली जीएसटी जो चीजें बेच रहा है उसे देना है, यानी कि सेलर को देना है, सप्लायर को देना है, बायर को नहीं देना है। लेकिन कुछ सर्टेन केसेस में बायर को जीएसटी देना है अपने तरफ से, उसी को बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्योंकि उल्टा हो गया ना, नॉर्मली कौन देता है, सेलर, जो बेचता है वही जीएसटी देता है, लेकिन यहां पे उल्टा हो गया, बायर देता है, यानी कि बायर रिटर्न फाइलिंग करेगा। सर जीएसटी तो हमेशा बायर देता है, भाई इनडायरेक्टली देता है, लेकिन जीएसटी का जो फाइलिंग वगैरह है, जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कौन लेता है, वो लेता है सेलर। तो बायर क्या करता है, बायर से पेमेंट कर लेता है, ठीक है, लेकिन सब कुछ लाइबिलिटी वगैरह सेलर का है। लेकिन आरसीएम के केस में बायर को ही रिटर्न फाइलिंग करना है, मतलब बायर को ही जीएसटी का रिटर्न वगैरह भरना है। तो यहां पे आरसीएम कब होता है, देखो जैसे कि कैशू नोट, ओके, कैशू नोट जब किसी से आप खरीदते हो ना, कैशू नोट जो कैशू होता है ना, कैशू नोट की जो रॉ कैशू होता है सॉरी, रॉ कैशू जो होता है ना, रॉ कैशू जब आप किसी से खरीदते हो तो उस केस में क्या होगा कि जिससे आप खरीदते हो ना, वो एक रॉ कैशू बहुत हेवी प्राइस वाला आइटम है, ठीक है, मतलब कॉस्टली आइटम है। तो जब आप रॉ कैशू खरीदते हो, तो जब आप खरीदते हो तो आपको आरसीएम में जीएसटी देना है, ठीक है, जीएसटी आपको देना है अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आपको सप्लाई ट्रेड करना है। ओके, चलो आरसीएम में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, छोटा सा चैप्टर होगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, चलो देखते हो। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, इन तीनों में से जो डेट पहले आएगा वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो क्या है देखो, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किया वो डेट, और द डेट ऑफ द पेमेंट आज एंटर इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट, द डेट ऑफ द पेमेंट आज एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट, जिस दिन आपने पेमेंट डेट, देखो अब सपोज मैं किसी किसान से जो कैशू नोट वगैरह उगाता है, कैशू नोट वगैरह की फार्मिंग करता है, मैं उससे कैशू नोट खरीद रहा हूं, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई देखो तुम्हें यहाँ पे जीएसटी का लाइबिलिटी फुलफिल करना है। सामने वाला तो कुछ नहीं पता ना, उसे जीएसटी के बारे में कुछ नहीं पता, उसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, वो तो फार्मर है, आप उससे खरीद रहे हो तो आपको क्या करना है, जीएसटी पे करना है, ठीक है। तो कौन सी डेट को मुझे टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट करना है, जिस दिन मैंने गुड्स रिसीव किया या फिर जिस दिन मैंने पेमेंट किया, मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस दिन पेमेंट रिकॉर्ड किया या फिर मैंने एक्चुअली जिस दिन पेमेंट कर लिया
उस दिन का जो पेमेंट, द डेट ऑफ द पेमेंट आज एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द रिसिपेंट। यहाँ पे रिसिपेंट कौन है, मैं हूं, लेकिन जिस दिन मेरे अकाउंट पे रिकॉर्ड किया गया पेमेंट कब हुआ है उसी दिन का ले लेंगे हम लोग। ओके, ऑन द डेट ऑन व्हिच पेमेंट इज डेबिटेड हिज बैंक अकाउंट और व्हिच एवर इज अर्लियर। ओके, जिस दिन रिकॉर्ड हुआ और जिस दिन बैंक अकाउंट में मेरा डेबिट हो गया ना, क्योंकि मैं दे रहा हूं पैसा, जिस दिन डेबिट हो गया वो डेट, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो डेट लूंगा। और इमीडिएटली और द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया उसके 30 दिन के बाद जो डेट आता है ना, यानी कि 31st डे, जिस दिन मैंने इनवॉइस इशू किया, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ, अगर सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ उसके 30 दिन के बाद जो डेट आएगा वो डेट, इन तीनों में से जो डेट अर्लियर होगा वो क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। राइट। तो स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ सप्लाई एक छोटा सा चैप्टर है, हम नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, छोटे छोटे एग्जांपल्स, जिससे आप लोगों को और भी बेटर समझ में आ जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग क्लास को अच्छी तरीके से देखिए, अगर कहीं पे कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस डिस्कस करेंगे, सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे होता है, ओके। और उसके साथ साथ हम आगे भी प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये जो चैप्टर्स है वो कवर करते जाएंगे, ओके। सो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे एक और क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।